तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि वाटर फ्लो करता है किसी भी रिवर या स्ट्रीम में, वैसे ही चार्जेस फ्लो करते हैं एक कंडक्टर के अंदर। और कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं मेटल्स। कोई भी मेटेलिक वायर ले लो। मैं पहले मेटल्स या नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें कंडक्टर कहते हैं। तो ये चार्जेस फ्लो होने से हमें क्या समझ आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अब जैसे कि मैंने पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये जो चार्जेस होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक्चुअली में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है मेटल्स के अंदर। तो ये एज ए एग्जांपल ले सकते हैं ये किसी मेटल का। तो मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे, जो फ्लो करेंगे, इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो काफ़ी बाद में हुई थी, और इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी जो है वो पहले हो चुकी थी। इसलिए जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो जो है कन्वेंशनली वो पॉजिटिव टू नेगेटिव माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हम मानते थे कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। पर हमें बाद में जाके पता चला कि ये तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डेवलप होता है। तो इसलिए जो करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन राइट साइड है तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी। वो इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाएगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अपोजिट होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं अभी प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको अब हम फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम फॉर्मूले में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें आई जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई से रिप्रेजेंट करा है, क्यू को हमने रिप्रेजेंट करा है चार्ज से, और स्मॉल टी को हमने रिप्रेजेंट करा है टाइम से। तो इस तरीके से ये जो है करंट का फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और करंट की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पेयर। तो करंट को जो है वो एम्पेयर में नापा जाता है।
और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम सिंपल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एम्पेयर को ए से। तो करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 एम्पेयर करंट या 2 एम्पेयर करंट या 3 एम्पेयर करंट, तो मतलब 3A 2A 1A करके। और चार्ज को 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, मतलब 1C 2C 3C ऐसे करके रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है आप पढ़ सकते हैं कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसमें जो है करंट हमें दे रखा है 0.5 एम्पेयर, टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स, और हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू हो गई Q/T। अब हमें चार्ज निकालना है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट हमें कितना दे रखा है 0.5 एम्पेयर, और टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 इंटू 60। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 600 सेकेंड्स। ये हो जाएगा 300 कूलम। चार्ज हमारा निकल गया आसानी से 300 कूलम। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो कि इस करंट के ऊपर बेस्ड है। इसको हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी भी मेटेलिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कभी भी अपने आप फ्लो नहीं हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लें कि एक वाटर टैंक है, उसमें आपने एक हॉरिजॉन्टल पाइप लगा दिया, तो यहाँ से अपने आप ही उसमें से पानी निकल के फ़्लो नहीं होने लग जाएगा आसानी से। और वो फ़्लो तभी होगा जब आप इस वाटर टैंक को एक हायर डिस्टेंस पे रख दोगे और फिर उससे पानी लोगे, तो आसानी से पानी फ़्लो करने लगेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने घर की छत पे, अपने घर के टेरेस पे एक वाटर टैंक रखते हैं। वाटर टैंक में पानी भर के रखते हैं और नीचे अपने घरों में जैसे ही टैप को ओपन करते हैं तो आसानी से पानी फ़्लो करके नीचे आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमने अपने घर के टेरेस पे एक हायर हाइट पे एक वाटर टैंक को रखा हुआ है, और उसमें हमने पूरा पानी फिल कर रखा है, और नीचे हमें टैप के थ्रू पानी निकालना है, तो यहाँ पे जो हाइट की वजह से इस इस वाटर टैंक में जो पानी है उसको एक हायर पोटेंशियल मिल गया है। मतलब उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, और नीचे जो टैप है उसमें पोटेंशियल जो है वो लो है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है हाई से लो का, और आपको जैसे पता होगा कि हाई कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है नेचर में, तो वो कम वाली जगह पे जाना प्रेफर करती है ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए। इसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये पानी जो है हायर पोटेंशियल से सीधा आसानी से नीचे आ जाता है लोअर पोटेंशियल की तरफ, टैप की तरफ, और यहाँ से जो है पानी फिर फ्लो करने लग जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक वाटर टैंक में से पानी तभी फ्लो हुआ जब उसमें हमने एक
हायर पोटेंशियल पानी को दे दिया और टैप में एक लोअर पोटेंशियल मिला, तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच में, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये पानी का फ्लो इसमें हो पाया वाटर टैंक में। इसी तरीके से एक मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करते हैं जब उसमें एक खास इलेक्ट्रिक प्रेशर हो, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक बैटरी का एग्जांपल लेके पढ़ें, तो एक बैटरी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होती है। तो बैटरी जो होती है वो दो सेल, तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी में जो सेल्स होते हैं, इन सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स के एक्शन की वजह से इस इन सेल के दोनों टर्मिनल्स में जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। और सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख सकते हैं W/Q, जिसमें W रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली वर्क डन को और Q रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। तो एक वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक वोल्ट को हम लिख सकते हैं 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो एक वोल्ट का मतलब ये होगा कि एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ करंट कैरिंग कंडक्टर तब होगा जब हम 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तब हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें ऑब्टेन हुआ है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के वहाँ से। तो 1 वोल्ट को जो है हम 1 जूल पर 1 कूलम इसलिए लिखते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम नॉर्मली वोल्टेज भी कह देते हैं। आपने जैसे घर में सुना होगा कि घर में इतनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्टेज आ रही है। तो 220 वोल्टेज जो ये कहते हैं, ये 220 वोल्टेज जो है ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हमारे घर में एक्चुअली 220 वोल्टेज आती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 220 वोल्टेज आती है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। ये स्टैंडर्ड है जो हमारे घरों में आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 220 वोल्टेज है ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, विच वॉज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने इस लॉ को दिया था 1827 में। और ये लॉ जो है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं और
पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने जैसे बताया था कि वोल्ट उसकी एसआई यूनिट होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट कर रहे हैं इधर। और करंट को आई से। सो इस लॉ में जो है जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जैसे ही एक करंट कैरी होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस करंट के जो वो उस मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इस लॉ में बस इतना ही बताया गया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। इस आर को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो उस कंडक्टर की नेचुरल कैपेसिटी है करंट के फ्लो को अपोज करने की। सो ये जो फॉर्मूला है अब बन गया V इज इक्वल टू आई आर। अब ओम्स लॉ से हमें रिलेशन मिल गया V इज इक्वल टू आई आर। और जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ इसमें R जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ओम। और ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से V इज इक्वल टू आई आर। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू वी बाई आई। तो इसका मतलब ये होगा कि जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा एक कंडक्टर के टर्मिनल पे बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर, और उसके थ्रू जब 1 एम्पेयर करंट पास होगा पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जब 1 एम्पेयर करंट पास होगा किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू, तो जो रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर उस करंट के अपोजिट जो एक रेजिस्टेंस वो बनाएगा वो होगा 1 ओम। तो इस तरीके से जो है हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे अब हमें ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। सो अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो इस तरीके से जो रिलेशन है रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो हम ओम्स लॉ के थ्रू हम बता सकते हैं। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो इसलिए ओम्स लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में ये रिलेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है तो, या करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो इस वजह से ओम्स लॉ जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसकी वजह से हमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप हमें पता चलती है। और इससे हम काफ़ी डे टू और इस लॉ को हम काफ़ी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। और इस लॉ को जो है काफ़ी आगे जाके यूज़ किया जाता है। अभी प्रीवियसली हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है एक कंडक्टर का वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर।
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हमने एल से रिप्रेजेंट करा है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर लें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये रिलेशन बन जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब हम जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये बन जाता है आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसमें जो ये रो जो ये सिंबल होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। और यहाँ पे कंडक्टर क्या हो जाएगा? मेटेलिक, कोई भी मेटेलिक वायर जो है वो यहाँ पे कंडक्टर हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो सिंपली जो है वो होता है एक कंडक्टर का जो फोर्स जो कि करंट को रेजिस्ट करे, वो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। जहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया के हिसाब से लगेगी, उस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। और रेजिस्टिविटी को जो है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी जो है वो लो होती है मेटल्स के केस में और अलॉयज़ के केस में, कोई भी मेटल का अलॉय होगा तो। इसलिए जो है अब रेजिस्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली वो गुड कंडक्टर होगा, इसलिए मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इंसुलेटर्स की जो है वो रेजिस्टिविटी वो हाई होती है। अभी प्रीवियसली हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम रेजिस्टेंस को किन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से यूज़ कर सकते हैं एक सर्किट में। तो रेजिस्टेंस को जो है दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पहला होता है सीरीज़ में और दूसरा होता है तरीका पैरेलल में। सीरीज़ का मतलब यह है कि डिफरेंट रजिस्टर्स को एक सीरीज़ में हमने जॉइन कर दिया, तो वो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन गया रेजिस्टेंस का। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पैरेलल का मतलब है कि हमने पैरेलली दो या तीन डिफरेंट रजिस्टर्स को लगा दिया और उसको हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स जब सीरीज़ में होंगे तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, ये सीरीज़ में हमने अटैच कर रखे हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो इन रजिस्टर्स की हम अब कंबाइंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम मान लें कि इस पूरे सर्किट में एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V। एक V पोटेंशियल डिफरेंस जो है
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है जो कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में है, तो इस R1 रजिस्टर एंड के बिटवीन जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली V1 होगा, और R2 के थ्रू जो होगा वो V2 होगा, और R3 के थ्रू जो होगा वो V3 होगा। तो टोटल V पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ पे करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो हमेशा I ही रहेगा। सीरीज़ में जब भी रजिस्टर्स अटैच्ड होंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो करंट हमेशा सेम रहता है। वो करंट सेम क्यों रहता है? करंट सेम इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं पे भी उनको दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं पे भी उनको बाधा नहीं पहुँच रही है, कहीं पे भी उनको रुकावट नहीं आ रही है, वो आराम से फ्लो करके आराम से अपना निकल रहे हैं। तो इसलिए जो है करंट वो हमेशा सेम रहेगा। पर यहाँ पे वो रजिस्टर्स R1 R2 और R3 जो है वो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी 3 हो सकती है, इसकी 5 हो सकती है, इसकी 10 हो सकती है। तो कोई भी रेजिस्टेंस जब अलग अलग वैल्यू की होगा तो उसके बिटवीन जो वोल्टेज होगी या वोल्टेज ड्रॉप जो हम कहेंगे वो डिफरेंट होगी। इसलिए यहाँ पे V1 V2 और V3 है, मतलब वोल्टेज भी वेरिएबल है। तो ये चीज़ है। इसलिए अब जो है V1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1। इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो ये हो जाएगी, और इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो हो जाएगी V2 इज इक्वल टू IR2, और V3 के अक्रॉस जो हो जाएगी वो हो जाएगी IR3। और अब टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी सर्किट के थ्रू? वो हो जाएगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वो तो है ही। और ये हो जाएगी V1 की वैल्यू क्या थी IR1, और V2 की वैल्यू क्या थी IR2, V3 की वैल्यू हमने क्या ओम्स लॉ के थ्रू निकाली थी IR3, और V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी IR। टोटल इस रेजिस्टेंस को हम इस टोटल वैल्यू को हम RS लिख लेते हैं, चलो। तो IRS हो गया। अब इसमें से I कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, I से I कट गया, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की वैल्यू क्या हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें रेजिस्टेंस में कोई रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे हैं तो अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपली हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे 3 ओम की रजिस्टर दे रखा है और 5 ओम का दे रखा है और 10 ओम का दे रखा है, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 5 प्लस 3, मतलब यहाँ पे टोटल RS की वैल्यू हो जाएगी 18। टोटल यहाँ पे RS की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब टोटल रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स अगर हमने पैरेलल में लगा रखे हैं तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि ये टोटल ये जो रजिस्टर्स लगा रखे हैं हमने R1 R2 और R3 पैरेलली एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो अब हम इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस ये जो है इसकी वैल्यू को RP ले सकते हैं, इसको हम RP ले लेते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट ले लिया कि करंट हमने मान लिया कि I करंट जो है इस सर्किट में वो फ्लो कर रहा है। अब करंट जो है वो ये डिफरेंट रजिस्टर्स की ब्रांचेस हैं R1 R2 और R3, तो ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंटली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट। तो फर्स्ट ब्रांच पे ये करंट जो है I1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेकेंड ब्रांच में ये I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
थर्ड ब्रांच में ये I3 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया करंट, और यहाँ से फिर टोटल कंबाइन होके I की फॉर्म में यहाँ से वापस इधर ही आ गया। और इसी तरीके से ये टोटल इसी में करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पे टोटल करंट I जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, और टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उसको हमने RP ले लिया, तो मैं यहाँ पे RP लिख देता हूँ। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय RP। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच पे देखा जाए तो फर्स्ट ब्रांच पे जो करंट है I1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओम्स लॉ के हिसाब से, उसकी वैल्यू हो जाएगी I1 इज इक्वल टू V बाय R1। और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R2। सिमिलरली I3 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R3। अब टोटल करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 और I3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। I1 की वैल्यू है V बाय R1, I2 की वैल्यू है V बाय R2, और I3 की वैल्यू है V बाय R3। अब यहाँ पे I की वैल्यू जो है हम यहाँ से लिख देंगे V बाय RP, और यहाँ पे V जो है हम कॉमन ले लेंगे। V कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उस टोटल के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, अब हम ये जानेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से करंट जनरेट होता है, और इसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होती है कि हर एक कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट ऑफ करंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। एंड डेसिपिएट होता है। ये जो वेस्टेज है ये डेसिपिएट हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसी हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, इसी फिनोमेना को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन को बनाने में या इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में। उसमें क्या है, एक हैवी लोड ऑफ रेजिस्टेंस ले लिया जाता है और उसके थ्रू जो है करंट को पास किया जाता है, और क्योंकि रेजिस्टेंस मिल जाता है करंट को तो करंट जो है उससे सही से फ्लो नहीं कर पाता, और वो जो है करंट लूज़ हो जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेसिपिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो करंट जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फिर प्रोड्यूस करता है, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो काम करती है। और इलेक्ट्रिक आयरन हीट प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाएगी तो आप आसानी से अपने क्लोथ्स को जो है वो आयरन कर पाएंगे। तो इस फिनोमिना पे जो है इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो बेस्ड होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, उसको अब हम पढ़ेंगे। अब हीट एनर्जी को निकालने के लिए हमें हीट एनर्जी एक सर्किट के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसको निकालने के लिए हमें जो है कंसीडर करना पड़ेगा कि करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है
एक सर्किट के थ्रू जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो R है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द टर्मिनल्स वो V है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये एनर्जी की फॉर्म में ही तो है। हीट एक एनर्जी की ही तो फॉर्म होती है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। अब हमें क्या है, एनर्जी निकालने, हीट एनर्जी को निकालने के लिए हमें पावर निकालना पड़ेगा। तो अब पावर निकालने के लिए हमें क्या करना, यहाँ का इस सर्किट का पावर आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो अब पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू सिंपली। और टाइम जो है हमने T ले लिया, तो पावर क्या हो गया? V इंटू क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट होता है। तो पावर क्या हो जाएगी? V इंटू आई। और एनर्जी जो हीट एनर्जी है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो होता है पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। और P की वैल्यू हम VI निकाल ही चुके हैं। तो टोटल एनर्जी, हीट एनर्जी H, जो हम H ले लेंगे, H की वैल्यू, हीट एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? V इंटू आई इंटू टी। अब हीट एनर्जी की वैल्यू आ गई V इंटू आई इंटू टी, VIT जिसको हमने लिख दिया। अब ओम्स लॉ के थ्रू हमने पढ़ा था V क्या होता है? V होता है इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? वो होती है आई आर। तो यहाँ पे अब हम आई आर की वैल्यू लिख देंगे, आई आर इंटू आई टी। इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। तो हीट निकालने के लिए हम H इज इक्वल टू वी आई टी भी यूज़ कर सकते हैं और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी प्रीवियसली हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं वो पढ़े थे और उसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव करा था। तो अब हम उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें वो कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। इसमें हमें हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो दे रखी है 100 जूल, रेजिस्टेंस R हमें दे रखा है 4 ओम, टाइम हमें दे रखा है ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड हमें टाइम, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी, हीट एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सबसे पहले अब इसमें से हम करंट निकाल लेंगे। तो अब करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो अभी हमने प्रीवियसली एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हीट एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है आई स्क्वायर आर टी के। तो इस फॉर्मूले से हम जो है आई निकाल लेंगे, मतलब करंट निकाल लेंगे। अब हीट एनर्जी हमें दे रखी है 100 जूल, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 4 ओम, सेकंड हमें पता ही है 1 सेकंड। आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये आ जाएगी 5 एम्पेयर। आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर और हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें वोल्टेज निकालना है, करंट हमने निकाल लिया है, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो वोल्टेज हो जाएगी 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रजिस्टर के निकाल लिया। तो इस तरीके से जो है हम न्यूमेरिकल्स जो है इसके ऊपर बेस्ड हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर में ऑलरेडी आपको वैसे हीट एनर्जी जो मैंने आपको अभी पढ़ाया प्रीवियसली, उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर भी एक तरह से पढ़ा ही चुका हूँ। फिर भी इसमें एक दो टॉपिक्स, इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं जो पढ़ाने की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वो होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस रेट पे, उसको पावर कहते हैं। और पावर को हम इस तरीके से निकालते हैं, पी जो पावर जो होता है वो होता है वी इंटू आई, और इसको हम ओम्स लॉ के थ्रू चेंज करेंगे तो वी इज इक्वल टू होता है आई आर इंटू आई, तो इसको हम आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं या फिर वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। और ये वॉट जो है, ये वैल्यू इसकी, ये वॉट जो है एक छोटी क्वांटिटी है। अगर इसी को हम बड़ी क्वांटिटी में लें तो उसको हम कहते हैं किलो वॉट। 1 किलो वॉट के अंदर 1000 वॉट होते हैं। और क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, तो इसलिए एनर्जी जो यूज़ होती है घरों में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम कह देते हैं, उसको हम उसको हम एसआई यूनिट जो है उसकी हम लेते हैं किलोवाट आर। तो जो कमर्शियल बेस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो होती है किलोवाट आर। और किलोवाट आर को हम सिंपली 1 यूनिट भी कह देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके घरों में बिजली आ रही है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो वो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वॉट, और 1 आर के अंदर होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट आर में होती है। वो 1 किलोवाट आर में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और एक और घरों में मिसकंसेप्शन ये है कि हम जो पैसे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, या जो बिजली आती है इलेक्ट्रिसिटी के, वो हम जो है कितना करंट यूज़ करते हैं उसके हम पैसे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम जो पैसे देते हैं वो हम पैसे देते हैं एनर्जी यूज्ड के, कि हमने कितनी एनर्जी यूज़ करी है। एनर्जी यूज्ड जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ किलोवाट आर, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो कितने किलोवाट आर आपने यूज़ करे एक महीने में, उसके हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है, जिसको हम इस किलोवाट 1 किलोवाट आर को हम 1 यूनिट भी कह देते हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कितने यूनिट बिजली के यूज़ करे, उसके हिसाब से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस करने थे, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब इसी के साथ ही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी।